Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 6th of October 2024. तो गाइज आज है तारीख 6 अक्टूबर 2024 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको यह वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है नेग्रो रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 4 भाषाओं के नाम दिए गए हैं। पहला है मराठी, दूसरी है बंगाली, तीसरी है आसमीज एंड चौथी है प्राकृत। आपसे पूछा जाता है कि इन चारों में से कितनी भाषाएं हैं जिनको हाल ही में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है ना। आपको पता होगा रिसेंटली कुछ भाषाओं को ये स्टेटस मिला है, जिसके बारे में अभी तक हमने डिस्कशन नहीं किया है। बट आज दोस्तों यहाँ पे इसका डिस्कशन भी हम लोग करेंगे। बट जिनको पता है वो इसका उत्तर ज़रूर से देना। नीचे ऑप्शन आपको दिया गया है कि इन चारों में से केवल एक भाषा है जिसको रिसेंटली स्टेटस मिला है, या ऑप्शन नंबर बी केवल 2 भाषाएं हैं, या ऑप्शन नंबर सी केवल 3 भाषाएं हैं, या ऑप्शन नंबर डी चारों की चारों को यहाँ पर यह स्टेटस मिल चुका है। तो उसका सही आंसर प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है नीचे कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो पहली बार $700 बिलियन को क्रॉस कर चुका है, जिसको लेकर बहुत सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो हमको देखने को मिल रहे हैं। एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो रिकॉर्ड बना है इसको बनाने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है इंडिया। तो चलिए एक एक करके हर एक एस्पेक्ट को समझेंगे। ये कुछ हमारे पास में फोटोज़ वगैरह हैं जो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेगी। लोग शेयर कर रहे हैं कि जो फॉरेक्स रिजर्व है पिछले कुछ सालों में वो किस तरीके से यहाँ पर ग्रो करता हुआ नजर आया है। तो एक बड़ा माइलस्टोन हम लोगों ने यहाँ पर अचीव किया है, क्योंकि अगर हम अपने प्रीवियस ईयर्स को देखते हैं तो दोस्तों वो था समय साल 2003 का, जब पहली बार भारत ने अपना $100 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व को क्रॉस किया था। और फिर उसके बाद में कुछ समय लगा, 6 अप्रैल 2007 में जाकर हमारा ये फॉरेक्स रिजर्व $200 बिलियन का हो पाया। फिर उसके बाद 29 फेब साल 2008 का समय, यहाँ पे दोस्तों इस समय पहुँच गया था $300 बिलियन के आसपास, यही हमारा फॉरेक्स रिजर्व। लेकिन 2008 में आपको पता है फिर वो फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो गए। उसके बाद जो ग्रोथ है उतनी स्पीड से नहीं हो पाई। फिर यहाँ पे आप कुछ और पर्टिकुलर ईयर्स देखेंगे। नाउ फाइनली जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, इस डिस्कशन में ये बताया जा रहा है कि जो अभी हमारा 27 सितंबर की डेट निकली है, लास्ट मंथ की हम बात कर रहे हैं, 27 सितंबर 2024 में हमारा ये फॉरेक्स रिजर्व 704.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, यानी $700 बिलियन को फर्स्ट टाइम यहाँ पर भारत ने क्रॉस कर लिया है। क्योंकि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों वो वीकली बेसिस पर आपको पता है इस तरीके से फॉरेक्स रिजर्व का डेटा पब्लिश करता है। तो रिसेंट ये डेटा पब्लिश हुआ, जिसकी वजह से लगातार ऐसी बहुत सारी जो खबरें हैं वो आपको देखने को मिल जाती है। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में यह होगा कि ये फॉरेक्स रिजर्व आखिरकार होता क्या है। देखो दोस्तों, कोई भी पर्टिकुलर कंट्री है, कोई भी देश है, उसके पास में ये जो विदेशी मुद्रा है ये होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो फॉरेक्स रिजर्व आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, इसका स्टॉक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर उसकी अपनी इकॉनमी को स्टेबल रखना है तो। और फॉरेक्स रिजर्व में ऐसा नहीं है केवल एक चीज़ आती है। अब यहीं पर मैं आपको कंफर्म करवा देता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं हर एक न्यूज़ को। तो फिर दोस्तों फॉरेक्स रिजर्व में 4 चीज़ें आती हैं, ध्यान रखिएगा। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहला आता है फॉरेन करेंसी एसेट, सबसे ज़्यादा इसी की वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दोस्तों $704 बिलियन का हमारा अभी के समय पर फॉरेक्स रिजर्व पहुंचा है, तो इसमें से $616 बिलियन के आसपास तो केवल फॉरेन करेंसी है, विदेशी मुद्रा है, जिसमें डॉलर वगैरह है, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये हमें अपने स्टॉक में रखना पड़ता है। अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है दोस्तों तो इसी फॉरेक्स रिजर्व का यूज़ किया जाएगा। हम ये देखते हैं कितने समय तक यहाँ पर अगर फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो हम अपने इस स्टॉक का यूज़ कर सकते हैं।
तो भारत के पास में अभी समय पर इतना अमाउंट है कि हम एक साल तक इस तरीके से इस फॉरेक्स रिजर्व का यूज़ कर पाएंगे। तो फॉरेक्स रिजर्व में पहली चीज़ आ जाती है फॉरेन करेंसी एसेट, जिसमें हमारा डॉलर्स है, ठीक है, और भी करेंसी एसेट जो पावरफुल हैं। उसके अलावा यहाँ पर बेसिकली डॉलर की बात होती है। अब यहाँ पे बात हो रहा है दोस्तों, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है गोल्ड। तो गोल्ड भी रखा जाता है। तीसरा होता है हमारा स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, और चौथा होता है जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसके अंदर में एक रिजर्व पोजीशन, एक पर्टिकुलर कंट्री की जो रिजर्व पोजीशन है उसको यहाँ पर देखा जाता है। तो ये चार चीज़ें मिला देंगे तो यहाँ पे बन जाता है फॉरेक्स रिजर्व। और इन चारों चीज़ों में जो भी देश सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, ऑब्वियस सी बात है उसका फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम पिछले साल से कंपैरिजन करते हैं तो पिछले साल 2023 में 29 सितंबर को यहाँ पर ये फॉरेक्स रिजर्व 586 बिलियन डॉलर का था। तो ग्रोथ यहाँ पे 2024 तक एक ही ईयर के अंदर अगर हम देखेंगे तो मैसिव ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। एक साल के अंदर यानी 2024 में 27 सितंबर को यही अमाउंट 704.885 बिलियन डॉलर्स पहुंच चुका है। तो हम आगे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इसी तरीके से यहाँ पर ये ग्रो करे, और अगर इसी तरीके से ग्रो करता है तो वो समय दूर नहीं है जब हमारा 1 ट्रिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा। लेकिन अभी उसमें समय लगने वाला है, बहुत समय लगने वाला है। आगे यहाँ पर जो भी सिचुएशन आती है उसको हमें टैकल करना ज़रूरी है। नाउ अब आता है यहाँ पर एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू। वो क्या है? अब दोस्तों यहाँ पे इंडिया, जैसे हमने डिस्कस किया, आज के समय पर चौथा देश बन चुका है दुनिया का जिसके पास में सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व है, यानी 704 बिलियन डॉलर। तो भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों पोजीशन पर कौन कौन से देश हैं? तो इन तीनों पोजीशन पर देखोगे तो दोस्तों सबसे नंबर 1 पर है चाइना। और चाइना का यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व देखो, माय गॉड, 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास का है यहाँ पर। आप इमेजिन करो, एक बहुत ही ज़्यादा मैसिव अमाउंट है, बहुत ही ज़्यादा मैसिव रिजर्व। 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स की हम बात कर रहे हैं। ये इनका यहाँ पे बिलियंस में बात नहीं हो रही है, हम अभी बिलियंस में चल रहे हैं। अभी ट्रिलियन तक, 1 ट्रिलियन तक पहुंचने में भी हमें टाइम लगेगा, बट चाइना ऑलरेडी इज ऑन 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स। फिर बात आती है जापान की, तो जापान के पास में 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स का यहाँ पर आपको ये रिजर्व देखने को मिलेगा। स्विट्जरलैंड के पास में 802 बिलियन डॉलर्स का रिजर्व है। इंडिया के पास में 704 बिलियन डॉलर का रिजर्व है। तो इंडिया 4th कंट्री यहाँ पर बन चुका है इस पर्टिकुलर लिस्ट में। समझ गए, बीच में रशिया वगैरह भी चल रहा था, अभी के समय पर वो पीछे हो गए हैं। तो ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब रिजर्व कैसे ग्रो किया है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 2003 में पहला भारत का 100 बिलियन डॉलर पहुंचा था। फिर 2003 से 2024 तक की जर्नी मैसिव रही, 700 बिलियन डॉलर्स को हम क्रॉस कर चुके हैं। समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ और बेसिक चीज़ें भी हैं जो कि आपको समझना होगा। कहोगे ये सब देशों ने यूएसए को पीछे छोड़ दिया है क्या? नहीं, तो इसके पीछे का रीजन समझिए दोस्तों। जो फॉरेक्स रिजर्व होता है, जैसे हमने देखा, इसमें मैसिव अमाउंट फॉरेन करेंसी का होता है, जो विदेशी मुद्रा है उसका सबसे ज़्यादा यहाँ पर रोल होता है। अब फॉरेन करेंसी में बहुत सारी करेंसीज होती हैं, लेकिन डॉलर यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल है ना, जैसे हमको पता है। तो डॉलर का ही सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। अब भाई यहाँ पर जो अमेरिका है, जो यूएसए है, अब यूएसए इस लिस्ट में होगा, उसका फॉरेक्स रिजर्व जब काउंट किया जाएगा तो वो डॉलर तो उसका ही है ना, तो वो डॉलर थोड़ी ना यहाँ पर काउंट हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर देखा जाता है अमेरिका के पास में जो दूसरे और कंट्रीज़ के यहाँ पे जो फॉरेक्स रिजर्व है वो देखने को मिलते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर रैंकिंग तैयार होती है। तो ये थोड़ा सा डाउनवर्ड्स में आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, क्योंकि डॉलर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। मैं आपको बता ही चुका हूँ, फॉरेक्स रिजर्व में सबसे ज़्यादा महत्व है फॉरेन करेंसी एसेट्स का। आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। दैट इज़ वाई यूएसए यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, डॉलर उसी का है, वही है यहाँ पर मेन। उसके बाद यहाँ पे चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, इंडिया, ये आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। दोस्तों जितनी भी बातें मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैंने फॉरेक्स रिजर्व, ये बेसिक वगैरह सब कुछ क्लियर किया, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। एग्जाम्पल, यूपीएससी ने 2013 में ऑलरेडी यहाँ से एक प्रश्न पूछा हुआ है। अब ये क्वेश्चन क्या था ये समझिए दोस्तों। सवाल ये था यहाँ पर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइटम्स इज इंक्लूडेड इन द इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, और यहाँ पे करके एक ग्रुप बना के दिए गए, 4 ग्रुप दिए गए। जैसे पहले ग्रुप में है फॉरेन करेंसी एसेट, हाँ आता है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये भी होता है। लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ऐसा कुछ नहीं है यार, लोन वगैरह थोड़ी आता है। फॉरेन करेंसी एसेट है, गोल्ड है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है, और आईएमएफ के अंदर में एक रिजर्व पोजीशन, ये 4 चीज़ें मैटर करती हैं। तो लोन वगैरह है नहीं तो मामला खत्म यहीं पे। दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी एसेट, हाँ आता है। गोल्ड होल्डिंग्स, ये भी आती हैं, है ना। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जी ये भी आता है। तो हमारा यही ऑप्शन सही है। बाकी को भी देखोगे तो यहाँ पर भी लोन मेंशन कर रखा है, यहाँ पर भी लोन मेंशन कर रखा है। तो लोन का तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, ये सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों एग्जाम में सवाल बन जाते हैं।
चलें फिर आगे। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा भी आपने देखा, जितनी भी डिटेल्स हम लोगों ने यहाँ पर ये डिस्कस की हैं, ये सभी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आपको एक सिंपल से पीडीएफ में कंपाइल करके दी जाती हैं। एक ऐसा पीडीएफ जो प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा पीडीएफ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। एक ऐसा ग्रुप आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा जिसमें करंट अफेयर का कॉन्टेंट सिक्योर हो जाएगा। इधर उधर से पीडीएफ डाउनलोड करना, पीडीएफ की यहाँ से टेंशन लेना, सब खत्म। नोट्स बनाना, ये लिखना, वो लिखना, सारी चीज़ें दोस्तों आपकी काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि इस ग्रुप में सभी कंटेंट अलग अलग प्रकार वे में है। मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, कर सकते हैं। डायरेक्टली उस ग्रुप से कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो हर एक प्रोसेस आपके पास में मिल जाता है। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है। ऐसा नहीं है यहाँ पर दोस्तों आपसे कोई ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो है जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे होंगे। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। बाकी यार मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, अगला न्यूज़ आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा काम का है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये काम का इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है आज के अखबार में। जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस वाले सेक्शन से आप इसको लिंक कर पाएंगे। बात ये हो रही है कि जो MTA है, दैट इज मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये जल्द रिप्लेस कर देगा AN-32 एंड IL-76 फ्लीट्स को। ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब दोस्तों हमारे एयरक्राफ्ट हैं जो हमारी इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। लेकिन जो AN-32 और IL-76 हम यूज़ कर रहे हैं ये बहुत पुराने हो चुके हैं। अब पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो बहुत सारे फेलियर्स हमारे सामने आते हैं। तो उन फेलियर से बचने के लिए हमने इसको अपडेट करने की कोशिश की है। तो अपडेट ये की है कि अब पुराने वाले एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल बंद कर देगी हमारी एयरफोर्स और उसकी जगह मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को परचेज करेगी। तो जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे इनमें वो कैटेगरी देखी जाएगी जिसमें 18 से 30 टन तक की कैटेगरी होगी। और इंडियन एयरफोर्स का प्रॉपर ये प्लान है कि हम अपने पुराने वाले AN-32 और IL-76 को कर देंगे रिप्लेस, क्योंकि बहुत ही पुराने हो चुके हैं। हादसा हो सकता है, हमें पता है, ऐसा होता रहता है, तो हमें बदलने की ज़रूरत है। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा MTA को चुना गया है और हमें यहाँ पर इसका रिप्लेसमेंट करना होगा। ये बड़ी ज़रूरत है हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए। ये बात खुद हमारे IAF के जो चीफ मार्शल हैं वो यहाँ पर बताते हैं। और इसके लिए हमारी इंडियन एयरफोर्स ने दोस्तों जो RFI होती है, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, इसको भी जारी किया था दिसंबर साल 2022 में। और इन्होंने बोला कि जो हम यहाँ पे MTA जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होगा, आपको नाम से तो चल रहा है, ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसका उपयोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए होगा, है ना। हैवी सामान को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ज़्यादा मात्रा में जो हमारे ऑफिसर्स हैं, ज़्यादा मात्रा में हमारे जो एयरफोर्स के यहाँ पे पर्सनल्स हैं, उनको यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है बेसिकली। तो इसके लिए क्या आइटम हो सकता है, मतलब ये तो हमें पता चल गया कि हाँ मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसमें कौन से एयरक्राफ्ट हो सकते हैं? तो हमारे नज़र में है एयरबस का A400M, दूसरा है लॉकहीड मार्टिन का C30 और तीसरा है दोस्तों एम्ब्रेयर C390। ये बहुत मैसिव साइज़ के एयरक्राफ्ट हैं जिनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर हम A400M की बात करते हैं ना, तो लगभग 37 टन तक का जो ये कैपेसिटी लोड है इसका देखने को मिलेगा। और C130 की बात करेंगे तो इसकी 20 टन का लोड है। C390 की बात करेंगे तो 26 टन का लोड यहाँ पर ये कैपेसिटी रखता है। तो सबसे अच्छी बात पता है इनमें क्या है? सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है, इतना हैवी लोड लेने के बाद भी ये ऊंचाई भर सकते हैं, बहुत ऊपर जा सकते हैं। तो ऊपर जाके हमें करना क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है दोस्तों कि आज हम देख पा रहे हैं कि भारत और चाइना के बीच में जो ये स्टैंड ऑफ चल रहा है वो लद्दाख वाले रीजन में चल रहा है। और लद्दाख का रीजन बहुत ही ज़्यादा पहाड़ी इलाका है, हिली रीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो हमारे हैवी एयरक्राफ्ट होते हैं वो ज़्यादा ऊंचा उड़ान नहीं भर सकते जब तक यहाँ पर उसके अंदर में कुछ पावरफुल इंजन्स ना हो या वो ताकत उस एयरक्राफ्ट में ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा मेन टारगेट यही है कि पुराने वाले इंजन इतनी ऊंची उड़ान नहीं बढ़ सकते सामान वामान लेकर, इतना ज़्यादा कैपेसिटी लोड लेकर। बट ये
यहाँ पर ऊंचाई पे उड़ सकते हैं, माउंटेनियस रीजन्स को यहाँ पर ये क्रॉस कर सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारी एयरफोर्स के लिए कि जब जब यहाँ पे ज़रूरत होगी तब तक यहाँ पर सभी चीज़ों को पहुँचाया जा सकता है पहाड़ी इलाकों में, है ना। और चाइना ऑब्वियसली बात है कंसर्न बना हुआ है हमारे लिए बॉर्डर वाले रीजन्स पे, तो हमें ये सब सोच समझ के स्टेप लेना चाहिए। तो ये तो दोस्तों हमारा न्यूज़ आर्टिकल है जिसके बारे में आप कई सारी बातें जान चुके हैं। लेकिन क्या एग्जाम में ये डायरेक्ट आर्टिकल जो आपका हेल्प कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो आपको थोड़ा सा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यही क्वेश्चन दोस्तों आपसे प्रीलिम्स में सवाल बनवा सकता है, यही सिमिलर क्वेश्चन आपसे मेंस में भी सवाल बनवा सकता है। वैसे ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यहाँ से मेंस में सवाल बनने की है। वो कैसे बनेगी चलिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन के एक्सपेक्टेशन भी दूंगा और क्वेश्चन दिखाऊंगा भी कैसे क्वेश्चन बन सकता है और आपको सिखाऊंगा। और आज एक चीज़ और है, मैं आपको मेंस का आंसर कैसे लिखते हैं वो ट्रिक पता चलेगी। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर प्रीलिम्स के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मेंस के लिए मार्केट में कंटेंट ही कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन उस कंटेंट का उपयोग कैसे करना है? हमने करंट अफेयर पढ़ा, उससे क्वेश्चन लिखेंगे कैसे मेंस का, क्योंकि साथ में ही तैयारी करनी है प्रीलिम्स मेंस की। तो मैं ये भी आज आपके सामने बताने वाला हूँ, हर एक क्वेश्चन को लिखने की ट्रिक बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं, आपको एक समझ में आ जाएगा, ठीक है, और बेहतरीन आंसर आप लिख पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे सबसे पहली चीज़ हमें यह डिस्कस करना होगा कि जो इंडियन एयरफोर्स है, हाँ बिल्कुल इनको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन ज़रूरत क्या है पहले ये सुनिए। आज इंडियन एयरफोर्स को हम मॉडर्नाइज नहीं करेंगे और ये पुराने वाले जितने भी आउटडेटेड जितने वेपन्स है, एयरक्राफ्ट है, उनका यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हादसे हो सकते हैं, हमें उल्टा नुकसान पहुँच सकता है। जैसा यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि भाई एयरक्राफ्ट बूढ़ा होने की वजह से क्रैश हो गया, समझ गए। तो मॉडर्नाइजेशन जो है ना, ये फाइटर एयरक्राफ्ट तक ही सीमित नहीं है। हमें फाइटर एयरक्राफ्ट को तो नया करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें ज़रूरत है एक फोर्स मल्टीप्लायर की। एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हमारे पास में होने चाहिए, है ना भाई। ऐसी चीज़ें होती हैं जो एयर टू एयर, मतलब कि मान लो हवा में ही हमें रिफ्यूलिंग करनी है अपने फाइटर क्राफ्ट की, तो वो रिफ्यूलर्स अच्छे होने चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से रिफ्यूलिंग कर सकें। कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। इन सबको अपग्रेड करने की ज़रूरत है अगर हमारे अपने आप की इंडियन नेवी को स्ट्रॉन्ग करना है, सॉरी इंडियन एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली हम इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पर आप देखिए जो कैपेबिलिटी है ना वॉरफेयर इक्विपमेंट की, इसको यहाँ पे मजबूत करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हमें यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर फोकस रखना होगा। कुछ और चीज़ें हैं जैसे हमारे देश की जो वॉर को लेकर पॉलिसीज़ हैं, आज के समय पर युद्ध को लेकर जितनी भी नीतियाँ हैं, तो हम केवल एक चीज़ को टारगेट कर रहे थे पाकिस्तान को, बट हमें क्या करना पड़ेगा, 2 फ्रंट वॉर पॉलिसी के बेसिस पे तैयार करना होगा। और 2 फ्रंट वॉर नहीं, और भी चीज़ें यहाँ पे बड़े लेवल पर सोचना होगा, जिसमें पाकिस्तान चाइना दोनों आज भारत के लिए एक कंसर्न बना हुआ है। इसके लिए हमें एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की ज़रूरत है। तो इंडियन एयरफोर्स के अंदर में ये सब चीज़ें लानी होगी। हमें 2 फ्रंट वॉर के लिए ऑलरेडी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी इशू क्रिएट होगा तो दोनों साथ में ये कंट्रीज है जो आज इंडिया के लिए खतरा साबित हो सकती हैं। फिर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हमको ये देखने को मिलती है कि भाई इंडियन एयरफोर्स के अंदर में ना जो करंट समय पर इंडक्शन रेट है ये तो बहुत कम है, लेकिन रिटायरमेंट रेट ज़्यादा है। लोगों के रिटायरमेंट हो रहे हैं और लोग यहाँ पे अपनी सर्विस को पूरा करके रिटायर हो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम नए लोगों को अपॉइंट बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं। तो इसमें सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि हमें नंबर्स ऑफ फाइटर जेट चाहिए, नंबर्स ऑफ यहाँ पे लोग चाहिए जो इंडियन एयरफोर्स के अंदर में सर्व करेंगे। तो इसको भी यहाँ पर एक कंसिडर करने की ज़रूरत है। हमें यहाँ पर एक पूरा प्रॉपर बॉडी बनानी होगी, जिसमें समझना होगा कि हमारे देश को कौन कौन से एयरक्राफ्ट की ज़रूरत रहेगी, कौन कौन से टाइप के एयरक्राफ्ट की ज़रूरत होगी, कहाँ पे क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, कौन से लाइट वेट चाहिए, कौन से हैवी वेट चाहिए। तो प्रॉपर तरीके से एक डिटेल्स निकाली जा सकती हैं, उसके बाद एक एक्शन लिया जा सकता है। और इसमें बार बार यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है दोस्तों नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के ऊपर में। ये अप्रोच आज के समय के हिसाब से लेकर चलनी पड़ेगी। पता है ये NCW का मतलब क्या है? इसमें हम लोग फोकस करते हैं कंप्यूटर का इस्तेमाल करना, हाई स्पीड डेटा, उसके अलावा नेटवर्किंग का इस्तेमाल करना, ताकि हम अपने मिलिट्री पर्सनल के साथ में प्रॉपर कनेक्शन बना सकें। तो ये सब चीज़ें आज के समय पर हो रही हैं, क्योंकि चीज़ें मॉडर्नाइज हो चुकी हैं, समय के हिसाब से हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। तो उसी तरीके से हमें अपडेट भी करना पड़ेगा, समझ गए। तो क्वेश्चन यह है कि हम क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, अपडेशन नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रोग्रेस करे गए हैं। इंडियन एयरफोर्स ने दोस्तों इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट ऑनलाइन सिस्टम को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है। इसके साथ साथ जो नेट सेंट्रिसिटी है इसके ऊपर काम किया है।
इंडियन एयरफोर्स के पास में इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, जो सभी यहाँ पर ग्राउंड और एयर सेंसर्स को साथ में लेकर आता है। इंडियन एयरफोर्स आज के समय पर हमारे फोर्स मल्टीप्लायर यानी कि फाइटर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जिसकी हम बात कर रहे थे उस पर ध्यान दे रहा है। एयरबॉर्न वॉर्न कंट्रोलिंग सिस्टम के ऊपर में ध्यान दिया जा रहा है, बट इतना करना हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होगा जिस लेवल की हमारी तैयारी होनी चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी कुछ अभी ऐड भी किया है। हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स है हमारे पास में, चिनूक हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर में अपाची हेलीकॉप्टर है जो बड़े अटैक कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स के पास में प्रॉपर डेडिकेटेड सैटेलाइट आपको देखने को मिल जाएगी अपने ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर हम देखेंगे तो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर बात सुनिए दोस्तों, हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी हैं। जैसे भाई यहाँ पर फाइटर जेट्स का शॉर्टेज है हमारे पास में, तो वो जो शॉर्टेज है उसको पूरा तो करो। आने वाले समय पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर फाइटर जेट की संख्या को बढ़ाना होगा। प्लस हमारे पास में एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, ये फाइटर जेट हमें बढ़ाना होगा। हम बढ़ा कैसे रहें? बाय करके, परचेज करके। और अभी भी हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी जो विदेशी कंपनी है वहाँ से परचेज किया जाएगा, जो अभी हमने आर्टिकल पढ़ा। तो हम परचेज करने की जगह इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर सकते? मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर स्पेशल फोकस करना होगा, क्योंकि भारत के पास में आज अपनी खुद की टेक्नोलॉजी नहीं है और यहाँ पे बाहर से खरीद रहे हैं, और बाहर से खरीदने के बाद में हम उसको अपग्रेड भी नहीं कर पाते सही से। तो हमारे पास में सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारी खुद का जो टेक्नोलॉजी है उसकी कमी। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास में फाइनेंशियल बर्डन भी है, इतना पैसा हम लगा नहीं रहे। तो आज के समय पर इंडियन एयरफोर्स को फॉलो करना पड़ता है एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे अलग अलग देशों से इन सब हथियारों को परचेज करना पड़ता है। और जब परचेज करते हैं तो एक बहुत बड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। आप देख पाओगे एग्रीमेंट हुआ है 2020 को, 2021 को, वो आज पूरे होते 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं इन एग्रीमेंट्स को पूरा करते हुए। एक हथियार का हमने ऑर्डर दिया है, उसको आते आते इतना टाइम लग जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, उपाय क्या हो सकता है, ये सुनिए। हमें यहाँ पे ज़रूरत है एक नेशनल एरोनॉटिक कमीशन बनाने की। एक ऐसा कमीशन हो सकता है जो कि क्या करेगा, हमारी इंडस्ट्री, आर्म्ड फोर्सेस या जो गवर्नमेंट है ये सब इसमें इन्वॉल्व होंगे। सब साथ में मिलेंगे, सरकार बैठेगी, आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग हैं जो कि यहाँ पर इसमें सर्व कर रहे हैं उनको पता है क्या ज़रूरत है, सब बैठे होंगे साथ में, इंडस्ट्रीज़ को बैठाएंगे, डिस्कशन चलेगा कि भाई कौन कौन सी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। बातचीत करके यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो निकलेगा। आज हमारी प्राइवेट कंपनी बहुत बेहतर कर रही है, सरकार को उन्हीं प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। उसके अलावा यहाँ पे जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जिस तेज़ी से हम यहाँ पर चीज़ों को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उसमें हमें अपनी खुद की जो टेक्नोलॉजी है उसको ऐड करना ज़रूरी है। खुद की टेक्नोलॉजी ऐड होगी तो दोस्तों यहाँ पर इससे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम जो है इसको और ज़्यादा प्रमोट कर रहे होंगे। समझ गए? तो इंडियन एयरफोर्स को यहाँ पे अलाउ करना चाहिए कि भाई उनके लिए क्या बेस्ट है, उसको लेकर सारी जानकारी, पूरा डिस्कशन हो, गवर्नमेंट बैठे, हर एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया जाए। और उसके बाद में जो भी खरीदारी इस समय पर हो रही है, वैसे तो कोशिश करें कि भाई खुद की टेक्नोलॉजी हो, लेकिन करंट समय पर जो भी खरीदारी आज के समय पर की जा रही है वो जल्द से जल्द हो, ये हमारा मेन पर्पज़ होना चाहिए। अब बात क्लियर हो गई दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आपसे मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे भी रहा हूँ, इसका उत्तर आप लोगों ने लिखना है। क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स। आपको यह बताना है कि जो मेक इन इंडिया का इंपॉर्टेंस है, स्पेशली इंडियन एयरफोर्स के अंदर में चीज़ों को मॉडर्नाइज करने के लिए, तो वो जो इनिशिएटिव है उसका महत्व समझाएं। उसके अलावा महत्व के साथ साथ आपको बताना है कि करंट समय पर कौन कौन सी चुनौतियां, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो हमारी इंडियन एयरफोर्स फेस कर रही है और जिसकी वजह से हम खुद अपने देश में इन चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। वो कौन सी समस्याएं हैं, इसके बारे में दोस्तों एक अच्छा सा आंसर आप लिख सकते हैं। 250 शब्दों में आंसर लिखना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन क्या है? भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण के लिए मेक इन इंडिया पहल के महत्व पर चर्चा करें। भारतीय वायुसेना को अपनी स्वदेशी उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वो भी बताएं। एक अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं, लेकिन आंसर लिखना कैसे होता है? अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, मेंस में ये क्वेश्चन बन सकते हैं, लिखना कैसे है? आओ मैं आपको आज हर एक आंसर राइटिंग में स्टेप्स बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। जिसको कुछ नहीं पता, मुझसे लोग कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, सर हम बिगनर हैं, आंसर कैसे लिखें? मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, ये तो फॉलो कर सकते हैं ना। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि भाई आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना होगा। जैसे ये हम लोग बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो आपको पहले अंडरलाइन करना है क्या क्या पूछा गया है। मेक इन इंडिया की बात हो रही है,
मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही है, चैलेंजेस क्या है इंडियन एयरफोर्स के पास में उसकी बात हो रही है, 3 पॉइंट क्लियर हो गए। फिर यहाँ पर इंडिजीनियस प्रोडक्शन की बात हो रही है, उसमें क्या दिक्कत है। तो 4 चीज़ें हैं जिसको टैकल करना है हमें अपने इस क्वेश्चन के अंदर में, क्योंकि हमें जवाब ऐसे ही देना होता है मेंस में जो कम शब्दों में हर एक चीज़ को काउंटर कर सके, हर एक चीज़ यहाँ पे प्रस्तुत कर सके, तभी यहाँ पर एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। तो पहले आपको मेक इन इंडिया के बारे में बताना होगा, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है क्या और उसका इंपॉर्टेंस डिफेंस के मामले में क्या है वो समझाना है, क्योंकि पूछा ये गया है। फिर आपको कुछ प्रोजेक्ट्स बताने हैं जो इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के तहत चल रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तेजस फाइटर जेट, इन सब का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। आज हम खुद से जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि जो ड्रोन बना रहे हैं, खुद से इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में आप बता सकते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन करना है, ऐसा नहीं है पूरा पैरा लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन ही 250 मार्क्स का है, सॉरी 250 मार्क्स का 250 वर्ड्स का है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट आपने लिखना होगा, आपने बताना होगा कि इंडिजीनियस प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि क्या क्या चुनौतियां हैं हमारे इंडिजीनियस प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्शन को बताने से पहले ये बताना होगा इंडिजीनियस प्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है आज हमारे लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ज़रूरत 4-5 लाइनों में ज़रूरत बताया। फिर उसके बाद आप चैलेंजेस बताइए कि हाँ ये चैलेंजेस हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल गैप्स हैं, फंडिंग का इशू है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आ जाते हैं, चीज़ें पास नहीं हो पाती हैं प्रॉपर तरीके से, स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है। क्लियरली यहाँ पर चैलेंजेस मेंशन कर दिया है, हेडिंग डालो, थोड़ा लिख दो, 2 पॉइंट। फिर उसके बाद यहाँ पर दोस्तों एट द लास्ट कंक्लूजन इसका हो सकता है, जहाँ पे आप सजेशन दे सकते हैं कि कैसे हम इन चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे, कैसे इससे लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेंस का प्रश्न। ये 5 पॉइंट्स के आधार पर आपका अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एक अच्छा सा आंसर लिखें, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाओ, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, और वहाँ पे जाकर आप ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पे आप आंसर को सबमिट कर देना, और एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करने की कोशिश भी करना। ठीक है, तो दोस्तों मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे मेंस आंसर राइटिंग कैसे लिखते हैं, मैंने आपको ये शुरू कर दिया इनिशिएटिव बताने के लिए, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ आते हैं। आज हमारे न्यूज़पेपर में एक और बहुत ही ज़्यादा काम का टॉपिक है, जहाँ पे बात हो रही है शोम्पेन ऑफ निकोबार प्राइज देयर फ्रीडम अबव ऑल। ये मैटर ना आज बहुत चर्चाओं में। देखो ये सब पूरा मामला मैं आपको समझाऊं इससे पहले थोड़ा बेसिक डेटा समझा देता हूँ। बेसिक चीज़ यहाँ पर यह है कि जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, यहाँ पे एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। उस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है दोस्तों, वो बेसिकली यहाँ पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो हमारे निकोबार आइलैंड्स पे लगाया जा रहा है। अब दोस्तों जब हम लोग इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं तो कई सारी चीज़ें होती हैं। फटाफट ये वाला मैप देखो, इसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो ये हमारा यहाँ पर इंडिया हो गया। नीचे हम जब इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, ये बस इतना ही ड्रॉ कर देते हैं। तो एक टिप ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब भी आप मैप ड्रॉ करो ना, अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड ड्रॉ नहीं करोगे तो मार्क्स कटेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो लक्षद्वीप आइलैंड मत भूलना और इधर अंडमान निकोबार आइलैंड मत भूलना, क्योंकि ये भी हमारी टेरिटरी है और इधर अंडमान निकोबार आइलैंड भी हमारी टेरिटरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोस्तों देखोगे तो इंडिया का एक सदर्न टिप भी आता है। ये हमारा इंडिया है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, बीच में आ गया पोर्ट ब्लेयर, नाम रिसेंटली चेंज किया गया है। ये यहाँ पर लिटिल अंडमान है, नीचे आप देख पाएंगे। तो एक बात और ध्यान रखना, यहाँ से एक और प्रश्न पूछा गया है, क्लियरली आप देख पाओगे ऊपर अंडमान आइलैंड्स हैं और नीचे यहाँ पर हमारे ग्रेट निकोबार आइलैंड है। तो अंडमान और निकोबार को बीच में डिवाइड करता है एक चैनल जिसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछ चुका है। हम कहाँ पे प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, इसी ग्रेट निकोबार आइलैंड में। अब ग्रेट निकोबार को और जूम करते हैं। ऊपर लिटिल निकोबार है, नीचे ग्रेट निकोबार है। लिटिल मतलब छोटे साइज का आइलैंड है, ग्रेट मतलब बड़े साइज का आइलैंड है। यहाँ पर बगल में कैंपबेल बे देखने को मिलेगा, कई सारे एग्जामिनेशन में सवाल बन चुका है। एंडरसन बे है यहाँ पर, ऊपर अंडमान सी है। ठीक है, और ये देखो सबसे सदर्न टिप है इंदिरा पॉइंट, ये भारत का सदर्न टिप माना जाता है इंदिरा पॉइंट, ये ध्यान रखना। ठीक है, और यहीं पर बीच में गैलेथिया बे भी प्रेजेंट है। अब इसी एरिया को जूम करोगे तो ये वो पर्टिकुलर रीजन होने वाला है ग्रेट निकोबार का। कौन सा वाला रीजन, ये वो हिस्सा होने वाला है जहां पे हम डेवलपमेंट्स करने वाले हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत। डेवलपमेंट्स मतलब डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें बनाने वाले हैं, जैसे यहाँ पर एयरपोर्ट बनेगा, कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, है ना, और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाने वाली हैं ताकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी बन सके, लोग यहाँ तक पहुँच सकें। तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत में यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। कहाँ पर है ये पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, यही है हमारा ग्रेट निकोबार। ठीक है, ये वाला पोर्शन जहाँ पे हम ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। लेकिन अब प्रोजेक्ट के बारे में सुनिए, हम कर क्या रहे हैं। ये मैंने आपको जूम करके दिखा दिया, अच्छे से क्लियर हो गया। लाइव मैप में काफ़ी लोग मेंशन कर रहे हैं कि सर हमें और मज़ा आता है, अच्छे समझ में आता है।
हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाने वाले हैं, वही ग्रेट निकोबार का पोर्शन है जो अभी हमने जूम करके पढ़ा था। फिर उसके बाद यहाँ पे दोस्तों और भी कई सारी टाउनशिप एंड एरिया डेवलपमेंट बनने वाला है। तो जब ये प्रोजेक्ट लगेगा तो इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे पेड़ काटे जाने वाले हैं, मैक्सिमम मात्रा में यहाँ पर पेड़ काटे जाएंगे, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा किसके ऊपर में, इस ग्रेट निकोबार में जो रह रही शोम्पन ट्राइब है उसके ऊपर में। तो दोस्तों शोम्पन ट्राइब के लोग आज के समय पर चिंतित हैं इस पूरे मामले को देखते हुए, और इसी मामले को हाईलाइट किया है जो हमारे फॉर्मर ANSI डायरेक्टर हैं। ANSI क्या है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके आपको ये डायरेक्टर देखने को मिलेंगे, नाम है त्रिलोकनाथ पंडित। तो बेसिकली यहाँ पर होता यह है, ये वो पर्सन है दोस्तों जो अंडमान आइलैंड्स पर पोस्ट हुए थे, मतलब इनकी पोस्ट चली 20 साल तक यहाँ पे इन्होंने काम किया। तो निकोबार ट्राइब के जो लोग हैं ना, सॉरी ग्रेट निकोबार पे जो शोम्पन ट्राइब के लोग हैं, क्योंकि शोम्पन ट्राइब के लोग ही यहाँ पर इस निकोबार में रहते हैं, इस आइलैंड पे रहते हैं। तो बोला जा रहा है कि उनसे, उन ट्राइब से मुलाकात भी होती है इनकी, कई सारे ट्राइब से मिलकर बातचीत भी की है इन्होंने, मतलब बातचीत सही से हो नहीं पाती, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं बैठ पाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये बोलते हैं एक समय ऐसा आया कि हम लोग प्रेजेंट थे और शोम्पन मैन, एक शोम्पन मैन आता है, इन्हीं के साथ में बैठता है, और वो जो व्यक्ति था दोस्तों वो नेकेड था, मतलब ऑब्वियसली बात है जिस तरीके से उनका ड्रेसिंग है, तो उस हिसाब से यहाँ पर वो बैठा है सामने, आपस में कोई बातचीत नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, क्योंकि बीच में कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं, वो इनकी भाषा नहीं जानते, हम उनकी भाषा नहीं जानते। फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे करके यहाँ पर इंसान जो शोम्पन ट्राइब का था वो रोने लगा, वीप करने लगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरी सिचुएशन थी, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि शोम्पन ट्राइब के जो लोग हैं दोस्तों, इनको बहुत बड़ा रिस्क है। 2011 की जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना के हिसाब से आप देख पाएंगे 229 मेंबर्स हैं बस। पूरी कम्युनिटी जो शोम्पन ट्राइब है इसके केवल 229 लोग यहाँ पर जीवित हैं आज, पूरे कम्युनिटी के। अगर मान लो ये नहीं रहे तो शोम्पन ट्राइब का नामो निशान खत्म, समझ गए। तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के हिसाब से हो सकता है बड़ी हो, क्योंकि नई जनगणना अभी आई नहीं है। तो शोम्पन ट्राइब जो है हमारी सेमी नोमैडिक ट्राइब्स आपको ये देखने को मिल जाते हैं, अभी इनके बारे में आपको बताऊंगा। ये इसी ग्रेट निकोबार आइलैंड में पिछले 60,000 सालों से रह रहे हैं, लेकिन सरकार ने यहाँ पर जो अभी ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, यहाँ पे पोर्ट बनेगा, सोलर पावर प्लांट बनाएंगे ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर में, इससे लाखों मिलियंस ऑफ पेड़ काटने वाले हैं हम लोग। और इसकी वजह से यहाँ पर जो ये शोम्पन ट्राइब जो इन जंगलों में रह रही हैं वो कहाँ जाएंगे, फिर उनके लाइफ के ऊपर में बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो शोम्पन ट्राइब को अगर हम ध्यान में रखें तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो ANSI के डायरेक्टर है, इनका कहना यह है कि हमारे ओपिनियन में जो ये मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड पर वो सही नहीं है, ये ऑलरेडी कई सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देगा, ऐसा इनका कहना है। समझ गए, क्लियर हो गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, UPSC यहाँ से सवाल पूछ भी चुका है। अब दोस्तों शोम्पन ट्राइब के जब बारे में हम बात करते हैं तो बेसिक फैक्ट ध्यान रखिए, ये एक मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइब है, एक ऐसी ट्राइब जो यहाँ पर जिसका बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन ही नहीं है, जो हमारे पृथ्वी पे अभी भी है। तो 229 के आसपास यहाँ पे लोग प्रेजेंट हैं, और ये कहाँ पे रहते हैं, ग्रेट निकोबार के जो घने जंगल हैं स्पेशली वहाँ पे, हमने ये देख लिया ग्रेट निकोबार ये है, वहीं पर ये शोम्पन ट्राइब रहती है। शोम्पन ट्राइब ध्यान रखना दोस्तों एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है जिसको बोलते हैं PVTG। PVTG वाले ग्रुप वो होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरे में हैं आज के समय पर, इनकी पॉपुलेशन हो चुकी है ऑलरेडी ख़त्म, थोड़ी बहुत संख्या और बची है, वो भी खत्म हो जाएगी तो खत्म से हो जाएंगे, तो इसलिए PVTG का नाम यहाँ पर इनको दिया गया है। सेंसस 2011 का क्या बोलता है ये डिस्कस कर ही चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है, इस शोम्पन ट्राइब में जो ज़्यादातर लोग हैं वो अनकॉन्टेक्टेड है, इनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये खुद नहीं चाहते कि हम इनके साथ में इंटरेक्शन करें, ये खुद नहीं चाहते आउटसाइडर्स के साथ में बातचीत करना, अकेले जैसा आइसोलेशन में रह रहे हैं वैसे यहाँ पर ये रहना चाहते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर में रह रहे हैं, थोड़ी थोड़ी टेरिटरीज में यहाँ पर ये रह रहे हैं, आप ऐसा यहाँ पर देख पाएंगे। उसके अलावा ये जो ट्राइब्स है ना दोस्तों, ये सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं, ध्यान रखना, एक होती है नोमैडिक ट्राइब और एक होती है सेमी नोमैडिक ट्राइब। अच्छा, दोनों के बीच में क्या फ़र्क होता है सर? जो नोमैडिक ट्राइब होती है ना, ये वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो जगह जगह पे ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं खाना पानी की खोज में, जहाँ जहाँ जगह मिल रही है वहाँ थोड़ी देर के लिए रुक जा रहे हैं, खाना पानी मिला यहाँ पे रुक गए, वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है दूसरी जगह चले गए, फिर वहाँ रहने लगे, तो इनका सेटलमेंट नहीं है कोई, वो होता है नोमैडिक ट्राइब। एक होते हैं सेमी नोमैडिक ट्राइब, इनका प्रॉपर सेटलमेंट है। अब जैसे यहाँ पर शोम्पन ट्राइब हमारे सेमी नोमैडिक हैं, मतलब सेटलमेंट है भाई, ग्रेट निकोबार इन्हीं की जगह है, वहाँ पे रह रहे हैं, शिकार वगैरह कर रहे हैं, हंटर्स हैं, हंटिंग कर रहे हैं आज भी। उसके अलावा इनका जो मेन सोर्स है लाइवलीहुड का वो यहाँ पर वही शिकार करना है या मछली पकड़ना है या
थोड़ा बहुत कल्टीवेशन भी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में आपको दोस्तों पता ही होगा। एक जगह पे यहाँ पर खेती करने के बाद में उस जगह को खाली करके दूसरी जगह पर यहाँ पर वो करते हैं, मतलब एक लंबा प्रोसेस है, मैं आपको बता रहा हूँ बस खाली कि ये चीज़ें अपना रहे हैं। उसके अलावा ये ज़्यादातर यहाँ पर कौन कौन से जानवर की शिकार कर रहे हैं, जिसमें जंगली सुअर है, पाइथन है, मॉनिटर लेजर्ड, क्रोकोडाइल, सी टर्टल, इनको यहाँ पर ये मार देते हैं, मतलब शिकार करते हैं अपना लाइवलीहुड के लिए। उसके अलावा इस पूरे इनके फॉरेस्ट में अगर हम देखेंगे तो कुछ स्टेपल फूड भी नजर आएंगे, जैसे यहाँ पर ये कंज्यूम करते हैं पेंडनस फ्रूट को। ये फ्रूट आपको देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पर लेरोप के नाम से भी जानते हैं, तो ये कंजम्पशन इनका रहता है। शोम्पन ट्राइब के जो लोग हैं वो उनकी खुद की अपनी भाषा है, और उस भाषा में कई सारी लोकल भाषाएं भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे शोम्पन ट्राइब के जो लोग हैं ना, साइज में यहाँ पर थोड़े शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट टू मीडियम स्टेचर यहाँ पर इनका देखने को मिलेगा। जो शेप है मतलब हेड का, जो सर का साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। उसके अलावा नाक वगैरह बहुत ज़्यादा पतली सी, नैरो सी आपको ये देखने को मिल जाती है। शोम्पन ट्राइब की जो फैमिली होती है वो न्यूक्लियर फैमिली होती है। न्यूक्लियर फैमिली मतलब इसमें हस्बैंड वाइफ एंड उनके जो अनमैरिड चिल्ड्रन है वो देखने को मिलेंगे, एक पूरा परिवार होता है। शोम्पन फैमिली जो है ये कंट्रोल की जाती है, एक मेल मेंबर, सबसे बड़ा मेल मेंबर यहाँ पर उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, मतलब पूरे फैमिली को चला रहा होता है। शोम्पन ट्राइब में जो प्रैक्टिस होती है वो है मोनोगामी। मोनोगामी एक जनरल रूल है, पॉलीगमी भी 2 शादियां भी हैं, बट यहाँ पर एक मोनोगामी यहाँ पर एक मतलब नॉर्मल रूल है जो सभी लोगों को फॉलो करना पड़ता है यहाँ पर, समझ गए। ये बात हो गई हमारे शोम्पन ट्राइब के बारे में। कहोगे इतना सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ये सब जानकारी आपको लेके जाना होगा एग्जाम में, क्योंकि ये बार बार चर्चा में, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा चर्चाओं में, कितनी कॉन्ट्रोवर्सीज रिसेंटली हुई है, पूरा मामला मैंने आपको समझाया हुआ है। उसके अलावा आप यहाँ पर देख पाएंगे साल 2009 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में एक सवाल भी पूछ लिया यहाँ से। सवाल यह था कि बताओ कौन सी जगह पे शोम्पन ट्राइब पाई जाती है, नीलगिरी हिल्स, निकोबार आइलैंड, स्पीति वैली या लक्षद्वीप आइलैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, निकोबार आइलैंड। सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, सीधा सीधा। ओंगे ट्राइब्स को लेकर भी यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, वो कहाँ पे रहते हैं बताओ। ओंगे ट्राइब्स का दोस्तों सेटलमेंट कहाँ पर है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप जगह का नाम बताओ। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का उत्तर देना। कल मैंने पूछा था कि जो एक्सपेक्टेड प्रीलिम्स क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके आंसर साइड में ही लगा दूं क्या, तो आपने बोला नहीं, हमें आंसर देने दीजिए। आज मैंने वो चीज़ अपना दी है। अब यहाँ पे आपके सामने प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शोम्पन्स आर करेक्ट। आपके लिए प्रश्न है, अगर आपने ध्यान से सुना है तो इसका आंसर दे सकते हैं। शोम्पन्स को लेकर 3 ही स्टेटमेंट है, बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये सभी लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा, इनका जो प्राइमरी लाइवलीहुड है, जो जीवन जीने का तरीका है दोस्तों, वो यहाँ पर मछली पकड़ना, उसके अलावा फिशिंग, गैदरिंग आपको देखने को मिलेगा, हंटिंग वगैरह भी करते हैं। उसके अलावा तीसरा जो स्टेटमेंट बोलता है कि जो शोम्पन्स हैं ये प्रीडोमिनेंटली नॉमेडिक होते हैं अपने नेचर में, ठीक है, नॉमेडिक ट्राइब है ये। तो बताइए तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 1 एंड 3 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। चलिए वीडियो पॉज कर दो और आराम से पढ़ो इस क्वेश्चन को। वीडियो पॉज करो, फिर से बोल रहा हूँ, पढ़ो क्वेश्चन और इसका आंसर दो नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं आंसर बता रहा हूँ उसका। चलिए फिर आंसर आपको सामने देखने को मिलेगा। दे दिया ना आंसर, देखते हैं कितनों ने सही दिया है दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 ओनली। सही था क्या सही था, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो हाँ सही बात है भाई, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या प्रैक्टिस करते हैं, अभी तो हमने पढ़ा था। उसके अलावा हाँ फिशिंग, गैदरिंग, हंटिंग भी करते हैं। तीसरा, शोम्पन ट्राइब क्या नॉमेडिक ट्राइब्स हैं? नहीं भाई, सेमी नॉमेडिक ट्राइब्स हैं। अभी नॉमेडिक और सेमी नॉमेडिक का डिफरेंस इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, समझ गए। तो ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ से ना मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है। अब मेंस में कैसे सवाल बनेगा, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। सवाल यह है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जिस तरीके से आज मॉडर्नाइजेशन हो रहा है या जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसका जो असर है हमारे शोम्पन ट्राइब के ऊपर वो क्या पड़ सकता है, ये बताइए। और कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मेजर्स हैं जिसको हम लेकर चल सकते हैं इनकी कल्चर को बचाने के लिए, इनकी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो अगेन मॉडर्नाइजेशन से आप यहाँ पे ग्रेट निकोबार का एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा बन सकता है। 250 शब्दों में लिखना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन। एक बार हिंदी में रीड करता हूँ ताकि हिंदी मानने वाले एस्पिरेंट अच्छे से समझें। फिर उसके बाद आपको टिप्स दूंगा, सजेशन दूंगा कैसे आपने आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन है, शोम्पन जनजाति की पारंपरिक जीवन शैली पर आधुनिकीकरण और विकास के प्रभाव का विश्लेषण करें। उनकी सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, वो यहाँ पर उन उपायों को सुझाएं। अब दोस्तों यहाँ पर आपने ये आंसर लिखना कैसे, अगर आप लिख रहे होते हैं, मान लो कोई बिगिनर है, तो वो किस तरीके से लिख रहा होता, इंट्रोडक्शन ये वो। देखिए सही तरीका लिखने का ये है, कुछ स्टेप शेयर कर रहा हूँ, आप कोशिश करना।
जब बात हो रही है यहाँ पर कि भाई बताओ मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट का क्या असर पड़ रहा है शोम्पन ट्राइब पर, तो मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट का इम्पैक्ट, ये 3 वर्ड्स हमारे सामने आए और शोम्पन ट्राइब हमारे सामने आ गया। अब आपको मेजर्स यानी तरीके बताने हैं कि कैसे प्रिजर्व मतलब प्रोटेक्शन दे सकते हैं इनके कल्चर को। तो 6 वर्ड्स निकल कर आ रहे हैं जो आपके की पॉइंट्स हैं कि या की वर्ड्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर में जिसको टैकल करना होगा। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले जब आप इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, हेडिंग मत लिखा करो, जब इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर किस तरीके से करना है, पहले आपको मॉडर्नाइजेशन बताना होगा आखिरकार किस प्रकार के मॉडर्नाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, ताकि राइटर को उन छोटे से शब्दों में समझ में आए कि हाँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और आपने पूरे हॉलिस्टिक वे में कवर किया है। ये मैं शुरू कर दूं, हाँ मॉडर्नाइजेशन का जो इम्पैक्ट है ये पड़ रहा है, इम्पैक्ट से शुरू नहीं करना है, 2 लाइनों में मॉडर्नाइजेशन बताओ, फिर उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो रहे हैं हमारे देश की ट्राइब्स के ऊपर में वो 2 लाइनों में समझाओ। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इम्पैक्ट उसका लाइफ स्टाइल पे क्या पड़ रहा है वो बताना है कि कैसे जो मॉडर्नाइजेशन है वो शोम्पन ट्राइब को अफेक्ट कर रहा है स्पेशली। पहले तो आपने ये बता दिया कि हाँ ट्राइब्स के ऊपर असर पड़ रहा है, अब क्वेश्चन में शोम्पन पूछा है तो स्पेशली अब आपने शोम्पन को टारगेट किया। आपने ये बताया कैसे उनके ट्रेडिशनल लाइवलीहुड में चैलेंजेस आएंगे, कैसे यहाँ पर बाहर का जो कल्चर है वो उनके कल्चर को ख़त्म कर देगा, कैसे यहाँ पर जो सोशल स्ट्रक्चर है इनके कम्युनिटी के ऊपर में वो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। फिर आपने इन ये 3 चीज़ों को टैकल कर दिया। फिर यहाँ पे अब आपने तो ये तो बता दिया मॉडर्नाइजेशन क्या है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अब हमें बताना है कि भाई कैसे बचा सकते हैं, है ना, प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं वो आपने समझाना है। तो आप यहाँ पे कुछ मेजर शेयर कर सकते हैं, जैसे कि भाई हम इस तरीके के कम्युनिटी लेड कल्चरल प्रोग्राम वगैरह ला सकते हैं। आप टूरिज्म प्रमोट करिए वहाँ पे, तो आप कहोगे टूरिज्म प्रमोट करना सही रहेगा, क्योंकि हो सकता है कई सारे लोग यहाँ पर ये लिख दें कि बचाने के लिए वहाँ पे टूरिज्म बंद कर देना चाहिए ताकि वो लोग यहाँ पर कल्चर अपना प्रोटेक्शन दे सके, डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए, प्रोजेक्ट नहीं लगाने चाहिए। लेकिन आपने दोस्तों बैलेंस करके चलना होगा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि वो लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक है। क्योंकि आज के समय जैसे हमने आर्टिकल डिस्कस किया था कि भाई आज चाइना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, तो चाइना चैलेंज है, इंडियन ओशन के अंदर में हमारा कोई प्रॉपर कनेक्शन नहीं है इस बे ऑफ बंगाल के अंदर में, तो यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा पकड़ हो जाएगा। तो इस वजह से ऐसा भी मत लिख देना कि बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए और ये टूरिज्म वहाँ पे प्रमोट नहीं करना चाहिए, नहीं, आपको चीज़ें बैलेंस करके बतानी है कि हाँ भाई आप एक वे में सोच रहे हैं तो हम टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है सस्टेनेबल टूरिज्म। डेवलपमेंट कर सकते हैं लेकिन डेवलपमेंट करना होगा उनके ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करते हुए। ऐसा नहीं है कि उनके साथ कुछ भी हो जाए हमें नहीं मतलब है, हमें केवल डेवलपमेंट से मतलब है, नहीं, उनका भी ध्यान रखना होगा। तो ऐसे दोनों वे में यहाँ पर लेकर चलना है, आंसर को बैलेंस करना है। तो अपना यहाँ पर बताना है कि भाई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में यहाँ पे उनको ले सकते हैं, क्योंकि वो कम्युनिटी बहुत ज़रूरी है, उनको पता है निकोबार के बारे में, हर एक स्पीशी के बारे में, उस जंगल के बारे में, तो उनको डिसीजन मेकिंग में लेना कि प्रोजेक्ट लगाएं तो कैसे लगाएं जिससे आपके जीवन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कम्युनिकेशन बैठाना उनके साथ में, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर एट द लास्ट यहाँ पे कंक्लूजन आपने देना है, सोल्यूशन देना है। सोल्यूशन में आपने यही लिखना है कि हमें जब भी डेवलपमेंट पे फोकस करना है तो चीज़ों को बैलेंस करना है कि भाई डेवलपमेंट हो जाए और उधर यहाँ पे किसी इंसान के कल्चर पे कोई इफेक्ट ना पड़े, उसकी कल्चर ना खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं आपके आंसर लिखने का। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, क्योंकि यूपीएससी डिमांड अलग करता है। क्योंकि ये क्वेश्चन देख के हम सोचेंगे यार अरे बहुत अच्छा सवाल है, सीधा इंपैक्ट लिखना है, धड़ाधड़ लिखना शुरू कर दिया, गलती हो जाएगी। हर एक चीज़ को टैकल करना है, 3-3 भले ही यहाँ पर आप एक पैरा को अच्छे से समझा दो, 3-3 4 लाइन बहुत है यार समझाने के लिए। और ये चीज़ें आप मतलब आपके पास में आपको पता है कि मुझे ये सब चीज़ें लिखनी है, तो ऑलरेडी कई सारे लोग हैं 250 शब्द यार कैसे लिखेंगे इतनी देर में, आपको पता है ये चीज़ें टैकल करनी है, 250 शब्द आराम से पूरे हो जाएंगे। इतनी तो हेडिंग यहाँ पर मैं आपको दे चुका हूँ, समझ गए, क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आप इधर उधर ना भागें। इसके लिए ये मॉक टेस्ट लगाना, यहाँ भी लगाना, वहाँ लगाना, करंट अफेयर्स के बेसिस पे सभी क्वेश्चन मिल रहे हैं, समझा रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ, आप इनको रेफर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला आर्टिकल पर आते हैं। आज दोस्तों हमारा संडे है, तो संडे में आर्टिकल्स कम होते हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन होता है FAQ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बात हो रही है सॉल्ट पैन के बारे में। यूपीएससी यहाँ से सवाल पूछ चुका है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो एक रेलिवेंट टॉपिक है। सॉल्ट पैन क्या है, या जो सॉल्ट पैन लैंड्स जो होते हैं वो आज के समय पर इसको लेकर कंट्रोवर्सी क्या चल रही है, पहले वो समझिए दोस्तों। मामला यह है कि महाराष्ट्र की सरकार ने हाल ही में एक नया रेजोल्यूशन पास किया और उस रेजोल्यूशन में ये बोला कि महाराष्ट्र के अंदर में जो 255 एकड़ की ज़मीन पर सॉल्ट पैन लैंड है, सॉल्ट पैन लैंड मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। तो इतने ज़मीन में जो सॉल्ट पैन लैंड फैले हुए हैं उसको लेकर यहाँ पे आपने बताना होगा, इसको लेकर यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये बोलता है
कि सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने ये बोला कि उन सॉल्ट पैन आइलैंड पे डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट बेसिकली यानी कि जो घर वगैरह हैं लोगों के लिए वो बनाए जाएंगे, कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, घर ऐसे बनेंगे जहाँ पे लोग रेंट पे रह सके, रेंटल हाउसेज वगैरह बनाए जाएंगे, है ना। तो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो शुरू करा गया है, उसी के तहत हमारे जो सॉल्ट पैन लैंड है उस पर विकास किया जाएगा, उस पर घर वगैरह बनाए जाएंगे। तो इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी छिड़ गई। लोगों का कहना यह है कि भाई सॉल्ट पैन को आप कैसे छू सकते हैं। सॉल्ट पैन आज कई सारे लोगों की जिम्मेदारी है, मतलब कई सारे लोगों का रोजगार यहाँ पर उस पर डिपेंडेंट है। सॉल्ट पैन हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको लेकर काफ़ी बवाल भी मचा है। अब मामला क्या है दोस्तों, पहले ये समझो, और वो समझने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर टॉपिक लगाई दिया है कि जो हमारी सरकार है उन्होंने हाल ही में यहाँ पर ये बोला कि 256 एकड़ का जो सॉल्ट पैन वाला एरिया है वो मुंबई के अंदर में प्रेजेंट जो है उसको धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए दिया जाएगा, जिसके बाद क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। अब ये समझना होगा कि सॉल्ट पैन लैंड्स हमारे एग्जैक्टली होते क्या हैं। दोस्तों सॉल्ट पैन लैंड्स हमारे लो लाइंग लैंड्स हैं, मतलब एक वो ज़मीन समुद्र के पास में ही है और जहाँ पे पहले कई साल पहले समुद्र हुआ करता था, लेकिन समुद्र का पानी जो है वो अब सूख चुका है। समुद्र का पानी सूख चुका है, कैसे? इवेपोरेशन के माध्यम से भाप बन के सूख गया पानी, और सूखने के बाद में उस जमीन पर केवल नमक ही नमक दिख रहा है या दूसरे और मिनरल्स दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ इस प्रकार से। तो कहने का मतलब है सॉल्ट पैन लैंड्स कौन से होते हैं? एक ऐसी जमीन जहां पे समुद्र का पानी हुआ करता था, वो पानी इवेपोरेट हो गया, सूख गया। अब सूखने के बाद में दोस्तों वहां पे, क्योंकि अब समुद्र के पानी में आपको पता है नमक होता है, खारा पानी होता है, नमक वहां से प्रोड्यूस भी करते हैं। तो जब पानी सूख गया तो नमक और दूसरे मिनरल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। तो अब इन्हीं का यहाँ पे दोस्तों कलेक्शन किया जाता है, इन्हीं को यहाँ पे और अच्छे से निकाला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सॉल्ट है वो हमको मिल जाता है। लेकिन ये जो ज़मीन है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यही ज़मीन क्योंकि पास में ही है, तो कोई बाढ़ वगैरह आनी होती है शहर में, क्योंकि पीछे शहर बसा हुआ है, तो बाढ़ वगैरह को यहाँ पर ये रोक लेती है ज़मीन, तो आगे बाढ़ वगैरह शहरों तक नहीं जाती है। तो एक खाली एरिया ज़रूरी होता है, तो एक बहुत ही सेंसिटिव जोन है। इस वजह से जो हमारे पास में नियम है, क्योंकि तट के किनारे, समुद्र के किनारे, जो तट के किनारे जो होता है ना, उसमें उसके लिए हमारे नियम होता है जिसको बोलते हैं CRZ, दैट इज कोस्टल रेगुलेशन जोन, ठीक है। कोस्टल रेगुलेशन क्या जोन होते हैं? हमारे समुद्र के किनारे ये जो जमीन प्रेजेंट होती है उसको लेकर नियम है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज बांट रखी है, कोस्टल जोन 1, 2, 3, 4, 5 करके। और इसमें बोला गया है ये वाली जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अलाउ ही नहीं की गई है। तो यही तो बोला जा रहा है कि सरकार यहाँ पर ये ज़मीन कैसे दे रही है घर वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे नियम वो ये बोलते हैं कि यहाँ पे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकते, यहाँ पर केवल और केवल नमक को ही निकाला जाएगा, सॉल्ट एक्सट्रैक्शन किया जाएगा, या नेचुरल गैस को एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिल सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर आप कोई भी दूसरी एक्टिविटी नहीं चला सकते। तो आपने कैसे यहाँ पर ये लैंड दे दिया है, इसको लेकर मामला उठा। समझ गए ना सॉल्ट पैन क्या होता है? सॉल्ट पैन लैंड वो जमीन होती है जहाँ पे पानी था, भाप बन के उड़ गया, अब नमक बचा है, समुद्र का पानी, स्पेशली सी वाटर लिखना मत भूलना। अब ऐसी ज़मीनें हमारे देश में कई सारी जगह पर प्रेजेंट है। नेशनली अगर आप देखोगे ना तो 60,000 एकड़ की ज़मीन ऐसी है जो सॉल्ट पैन लैंड है। और ये कहाँ कहाँ फैली है? कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में है, कुछ आंध्र प्रदेश में, कुछ तमिलनाडु में, कुछ ओडिशा में, कुछ गुजरात में, कुछ कर्नाटका में, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश की जब बात करते हैं तो मतलब इन स्टेट में सबसे ज़्यादा ये जो लैंड है वो आंध्र प्रदेश में है, 20,716 एकड़ के आसपास। फिर उसके बाद तमिलनाडु के पास में, देन उसके बाद महाराष्ट्र के पास में। तो ऐसी ज़मीनें यहाँ पर आपको इन सब उसके पास में देखने को मिल जाती हैं। समझ में आ गया? अब दोस्तों पता है ये जो सॉल्ट पैन लैंड है ना, इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा महत्व आपको ये देखने को मिलेगा। अब ये क्या है समझिए। ये सॉल्ट पैन लैंड हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे मैं ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। जैसे हमारे तट के किनारे ना, समुद्री तट के किनारे कोस्टल मैंग्रोव्स भी होते हैं, पेड़ होते हैं जो आधे पानी में उग रहे हैं, और ये सॉल्ट पैन लैंड आ गया। तो ये सब चीज़ें हमको हमारे शहर को बचा रही होती हैं। भाई ये समुद्र है, बाढ़ आनी है, सुनामी आनी है, साइक्लोन आना है, साइक्लोन आने स्पेशली, ये शहर बसा है, यहीं पे सॉल्ट पैन लैंड है, यहीं पे आपके मैंग्रोव पेड़ पौधे भी हैं जो हवा, तूफान, आंधी वगैरह को रोक लेते हैं। तो भाई पीछे नुकसान नहीं होगा लोगों को। तो एनवायरमेंट की साइड से यहाँ पर दिया हुआ एक बॉर्डर है जो हमें बाढ़ वगैरह से बचाने का काम करता है, क्योंकि ये आगे बाढ़ वगैरह को यहाँ से गुजरना होगा, जो कि ये पहले ही सोखने का काम करेगा। समझ गए? फिर बात आता है यहाँ पर एनवायरमेंट के बाद इकोनॉमिक। जो हमारे सॉल्ट पैन है दोस्तों, वो सीधा रोजगार देता है कई सारे वर्कर्स को, स्पेशली जो हमारे रूरल एरियाज है, गाँव वाले क्षेत्र हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पे कोई लोग रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर्स हैं ये आप देख पाएंगे किस तरीके से काम करते हैं। क्योंकि नमक वहाँ पे पता है कि प्रेजेंट है, पानी सूख चुका है, तो उस नमक को यहाँ पे हार्वेस्ट करना, खोद के निकालना, प्रोसेस करना, है ना। उसके अलावा यहाँ पे उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, उसके लिए बहुत सारे वर्कर्स चाहिए होते हैं।
फिर उसके अलावा बात आती है यहाँ पे रॉ मटेरियल की भी। जो सॉल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है इन पर्टिकुलर लैंड्स के अंदर में, उस वाले नमक को दोस्तों कई सारे इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद ये जो नमक वाले रीजन्स हैं ये टूरिज्म अट्रैक्शन के लिए भी जाने जाते हैं। मतलब यहाँ पे नमक के छोटे छोटे पहाड़ बना दिए जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, लोग घूमने भी जाते हैं, समझते हैं चीज़ों को, तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है। कई सारे लोगों की फोटोग्राफी वगैरह भी हुई हुई है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी रेलिवेंट है ये जगह। तो ये जगह को आप सीधा डेवलपमेंट के तौर पर या घर बना दोगे, लोगों को रेंट वगैरह दे के लोग वहाँ पे रहेंगे, तो वो चीज़ें सही नहीं रहेंगी, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया। समझ गए ना इस बात को? चलिए अब आगे सुनिए दोस्तों। इसी वजह से जो हमारे सॉल्ट वर्कर्स हैं, क्योंकि अगर ये काम हो जाएगा सॉल्ट पैन वगैरह पे, जब ये डेवलपमेंट हो जाएगा तो सॉल्ट वर्कर्स कहाँ जाएंगे? इतने सारे वर्कर्स हैं, उनका जीवन तो यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मेन काम वही कर रहे हैं सालों से। और जबकि यहाँ पे सरकार कई सारे इनिशिएटिव लेकर चलाती है, गवर्नमेंट ने कई सारे वेलफेयर स्कीम इन सॉल्ट वर्कर्स के लिए अनाउंस कर रखे हैं, जिसमें यहाँ पर आप देख पाएंगे एक स्कीम है, स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ रिवॉर्ड्स टू द चिल्ड्रन ऑफ सॉल्ट लेबरर्स। तो जो हमारे सॉल्ट लेबरर्स हैं उनके बच्चों के लिए यहाँ पर ये स्कीम आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा उनके एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए स्कीम सरकार ने चलाई हुई है। फिर नमक मजदूर आवास योजना आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर योजना के तहत यहाँ पे हम जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है, घर वगैरह इनको प्रोवाइड करवाते हैं सॉल्ट वर्कर्स को उसी जगह के पास में, ताकि वो सॉल्ट इंडस्ट्री हमारी प्रॉपर तरीके से ग्रो करती रहे। फिर सॉल्ट कमिश्नर ऑर्गेनाइजेशन करके एक नया बॉडी बनाया गया, जिसका मेन काम है जितनी भी सॉल्ट इंडस्ट्री है उसको प्रॉपर तरीके से वो मॉनिटर करेगा, उसके डेवलपमेंट को मॉनिटर करेगा, उसमें यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम देगा सॉल्ट वर्कर्स को। तो एक तरफ यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव है जहाँ पे सॉल्ट वर्कर्स की जिंदगी को अच्छा किया जा रहा है, दूसरी तरफ जहाँ पे वो काम करेंगे, जिस फील्ड में काम करेंगे उस फील्ड को खत्म कर देंगे, तो उसका इंपैक्ट तो बुरा पड़ेगा ना। इस वजह से यहाँ पर इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव की वजह से कई सारा जो क्रिटिसिज्म है वो अभी फेस करने को मिला है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को। समझ में आ गया दोस्तों? आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के तौर पर आपके लिए प्रश्न है, आपको इसका उत्तर देना होगा, ठीक है? क्वेश्चन क्या बोलता है ये सुनिए दोस्तों। जो प्रोसेस है ये सॉल्ट प्रोडक्शन का सॉल्ट पैन लैंड्स में, इसमें कौन कौन से मेथड इस्तेमाल होते हैं ये बताइए। यानी कि जो हम सॉल्ट पैन लैंड से, इस वाली ज़मीन से जो नमक बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? पहला, क्या वहाँ पे रॉक सॉल्ट निकालने के लिए खनन किया जाता है, गहरे गहरे गड्ढे खुदाई होती है? दूसरा, क्या यहाँ पे हम इसको हार्वेस्ट करते हैं अंडरग्राउंड डिपॉजिट से, यानी कि ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है क्या यहाँ पे सॉल्ट? या फिर तीसरा, भाई समुद्र का पानी इवेपोरेट हो गया है, उसकी वजह से हमें यहाँ पे सॉल्ट मिल जाता है। तो बताइए तीनों में से कौन सा यहाँ पर मेथड या कौन सा प्रोसेस अपनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, या तीनों सही है? बताओ बताओ सही उत्तर क्या होना चाहिए। वीडियो पॉज करो और इसका आंसर दो फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में, और आंसर देने के बाद बता देना कि हाँ मैंने सही दिया है। चलो आंसर बताऊं मैं इसका। तो आंसर है आपका 3 ओनली इज द करेक्ट वन, ठीक है? क्योंकि जो सॉल्ट प्रोडक्शन होता है हमारे सॉल्ट पैन में, इसमें यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, बार बार इसी वर्ड पे जोर दिया था, इवेपोरेशन। यहाँ पे जो पानी है, समुद्र का पानी है, एक समय पर था, वो सूख गया, भाप बन के वो ज़मीन खाली हो गई, पानी सूख गया, नमक और उसके मिनरल्स वहाँ पे प्रेजेंट है। समझ गए? तो इस वजह से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर ये देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। और जो रॉक सॉल्ट की बात हो रही है यहाँ पर कि पहला कि सर खुदाई भी तो हो सकती है, नहीं, जो रॉक सॉल्ट की माइनिंग है दोस्तों वो अलग प्रोसेस होता है, वो दूसरे रीजन में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जहाँ से हमें रॉक सॉल्ट मिलता है, चट्टानों से। फिर उसके बाद जो अंडरग्राउंड डिपॉजिट है वो भी एक अलग प्लान होता है, और यहाँ पर आप कह सकते हैं सॉल्ट पैन में इसको हम अपनाते नहीं हैं। तो इस वजह से बचता है थर्ड वाला, जिसको हमने क्लियरली पता भी था। अब देखिए यूपीएससी यहाँ से आपसे प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है इस तरीके से, मेंस में भी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आइए मेंस के तौर पर भी चलते हैं, क्योंकि दोनों की तैयारी हमें साथ में करनी है। क्वेश्चन क्या है? इवैल्यूएट द रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन सपोर्टिंग द वेलफेयर ऑफ सॉल्ट पैन वर्कर्स इन इंडिया। आपको यहाँ पे बताना है, एक मूल्यांकन करना है कि सरकार की जो पॉलिसीज है, नियम है, क्योंकि मैंने आपको पता है इस वजह से इनिशिएटिव पढ़ाए थे सॉल्ट वर्कर्स के लिए कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेकर आई है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं तो सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव ही यूपीएससी ने पूछे हैं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या होते हैं इस मामले को लेकर। मेंस में ज़्यादातर यही प्रश्न आते हैं। तो आपको बताना है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का जो रोल है हमारे सॉल्ट पैन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, वो रोल क्या देखने को मिलेगा वो बताइए, और साथ ही साथ में क्या ये इनिशिएटिव इफेक्टिव रहेंगे। अब देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, क्या ये इनिशिएटिव इफेक्टिव रहेंगे आपके नज़र में, बताइए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि क्या चल रहा है आज के समय पर प्रोजेक्ट को लेकर। मज़ा आ गया ना? तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है करंट बेसिस पे।
अब लिखना भी आपने 150 शब्दों में, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आराम से टाइम निकाल के लिखना जब आपको लिखना हो। मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। हिंदी में रीड कर लेते हैं। भारत में नमक पैन श्रमिकों के कल्याण का समर्थन करने में सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की भूमिका का मूल्यांकन करें। क्या यह पहल सही रहेगी, प्रभावी रहेगी, आपके नज़र में बताना है आपको। अब क्वेश्चन लिखना कैसे है, चलिए मैं आपको उसके लिए स्टेप्स बता देता हूं, ताकि आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में बैठ जाए यार। सबसे पहली चीज़, इंट्रोडक्शन। अगेन हेडिंग नहीं लिखनी है। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, पहले बताओगे गवर्नमेंट के सपोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम मान लो आंसर को अटेम्प्ट कर रहे होते तो हम क्या लिखते हैं कि सरकारी पॉलिसी का रोल क्या है। तो यहाँ पे लिखोगे हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसी का रोल यहाँ पर यह है, पहला रोल यहाँ पर यह है। ऐसे नहीं लिखना है, पहले आपको बताना होगा कि आखिरकार इन वर्कर्स के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, वो समझाना है। फिर आपको बताना है पॉलिसीज़ क्या है, जिसमें मिनिमम वेज लॉज, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर स्कीम, ये सब चीज़ें चलाई गई हैं। लेकिन स्कीम चलाने के बाद में क्या ये प्रभावी है, क्या इनिशिएटिव प्रभावी है, तो आपको बताना होगा कि भाई इसमें कुछ खामियां हैं। जैसे इस स्कीम को लेकर लोगों के पास में अवेयरनेस ना होना, सही से ये स्कीम लागू ना करना, नियम हर चीज़ का है लागू नहीं होता प्रॉपर तरीके से, उसकी एक्सेसिबिलिटी हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाना, फंडिंग का इशू, ऐसे बहुत सारे इफेक्टिव असेसमेंट देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो आपके समय आपकी नज़र में प्रभावी है यानी आप इन पॉइंट्स के माध्यम से टैकल कर सकते हैं। फिर लास्ट में यहाँ पर आपको एक कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन में यहाँ पर आपको बताना होगा कि भाई हमें कुछ और भी नई पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, कि भाई ये चीज़ें छूट रही हैं, ये खामियां हैं, इन खामियों को पूरा करना होगा और ये टारगेट पॉलिसीज़ हम इनके लिए लेकर आ सकते हैं। समझ गए ना। तो ऐसे यहाँ पर एक आंसर लिखा जा सकता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा। चलिए आगे आते हैं। नाउ अब दोस्तों आपके 2 आर्टिकल्स पेंडिंग थे। हाँ मुझे पता है, काफ़ी सारे लोग मेंशन कर रहे थे सर आपने क्लासिकल लैंग्वेज वाला आर्टिकल पूरा नहीं किया। देखिए वीडियो को क्रिएट करने में बहुत समय लग रहा है, जिस तरीके से मैं इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ उस हिसाब से। तो यहाँ पे हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, हर एक चीज़ लेकर चला है। तो प्रिपरेशन पूरी रेडी करके चल रहा हूँ। करंट अफेयर्स का मामला एक साइड से आपका खत्म हो रहा है, इसलिए थोड़ा समय लग जा रहा है। कभी कभी आर्टिकल छूट जाते हैं यार, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि माइंड ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है 6 घंटे 7 घंटे कंटेंट तैयार करने में। समझ रहे हो ना। फिर रिकॉर्ड करने की बात अलग है। चलिए अब यहाँ पे बात हो रही है, देखो हाल ही में यहाँ पर एक आर्टिकल कवर हुआ और ये न्यूज़ आई थी कि यूनियन कैबिनेट ने थर्सडे वाले दिन में क्या करा, हमारे क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस को अप्रूवल दे दिया। जो क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली कौन सी भाषाओं को यहाँ पर दिया गया है, मराठी, बंगाली, आसामीज, पाली एंड प्राकृत। फिर से बोल रहा हूँ, मराठी, बंगाली, आसामीज, पाली एंड प्राकृत। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो 5 भाषाएं आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसको रिसेंटली यहाँ पर ये टैग मिला है। ठीक है, रिसेंटली क्लासिकल लैंग्वेज का टैग दे दिया गया। इससे पहले हमारे पास में ऑलरेडी 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, है ना। कई बार पढ़ा है आपने, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, संस्कृत एंड ओडिया। तो पहले से हमारे पास में 6 लैंग्वेजेस हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का टैग मिला है। और सबसे पहला जो भाषा को टैग मिला था वो तमिल थी। तमिल पहली भाषा थी जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है 2004 में। नाउ अब सवाल ये आता है कि सर ये क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस होता क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ज़रा ये बताइए। क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में दोस्तों कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, आपके स्क्रीन पर ये चल रहे हैं। आज के समय पर भारत के पास में 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस अभी तक हुआ करती थी, इसमें 5 और बढ़ा दो, 11 यहाँ पर लैंग्वेजेस हो चुकी हैं जिनको यहाँ पे क्लासिकल स्टेटस मिल चुका है, क्योंकि 5 भाषाएं हमारी ये देखने को मिल जाती हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब जब बात आती है क्लासिकल लैंग्वेजेस की, तो जितनी भी क्लासिकल लैंग्वेज है दोस्तों, वो हमारे संविधान के अंदर में उनको एक पोजीशन मिलता है, या संविधान में 8th शेड्यूल के अंदर में इनको कवर किया गया है। फिर बात आती है कि क्लासिकल लैंग्वेजेस को लेकर जो भी गाइडलाइंस वगैरह होती हैं वो कौन जारी करता है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यहाँ पर ये गाइडलाइंस जारी करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर किसी भी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का जो दर्जा है ये कैसे दिया जाता है, किसी भाषा को हमें क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर करना हो तो वो कैसे होगा। उसके पीछे के दोस्तों यहाँ पर कुछ रीजंस होते हैं। पहली बात, आप किसी भी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दे सकते। सबसे पहली चीज़ आपने देखना होगा कि वो जो क्लासिकल लैंग्वेज जिसको आप स्टेटस देना चाहते हैं उसका इतिहास क्या है। उसका इतिहास कम से कम दोस्तों 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए उस भाषा का, है ना। हमारे जो एंशिएंट लिटरेचर है, पुराने ज़माने के टेक्स्ट हैं, उसमें उसके बारे में मेंशन होना चाहिए। जितने भी हमारे पुराने ट्रेडिशंस हैं, है ना, और ये जो भाषा है ऐसा ना हो किसी और से बोरो की है, हम लोगों ने किसी दूसरे कम्युनिटी से ली है, ओरिजिनल भाषा होनी चाहिए वो, है ना। जो क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर होता है वो मॉडर्न से बिल्कुल अलग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा।
है ना। तो यहाँ पर एक कह सकते हैं जो क्लासिकल लैंग्वेज में है इसमें भी ये सब चीज़ें भी देखने को मिलनी चाहिए। फिर दोस्तों इसके अपने आप में बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं क्लासिकल लैंग्वेज के, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा चलो ठीक है ये सब कुछ हो गया, किसी भाषा को हमने क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया, उसके कुछ फ़ायदे होंगे या केवल ऐसे ही दर्जा दे दिया गया? नहीं, बहुत सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। जब एक भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज के थ्रू नोटिफाई किया जाता है तो आप ये समझिए दोस्तों कि उस भाषा को प्रमोट किया जा रहा है। दो मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स, मतलब कि जो इंटरनेशनल अवार्ड्स जो होते हैं उस भाषा में फिर वो दिए जाने शुरू हो जाएंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज़ जो है वो यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेजेस में सेटअप की जाएगी, यानी कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नाम की जो बॉडी है वो यहाँ पर सेटअप होने वाली है। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है जिसको बोलते हैं यूजीसी, फिर यूजीसी भी यहाँ पर क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं हमारी, या जिन भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया है ना, तो उन भाषाओं के भी कुछ नंबर ऑफ प्रोफेशनल चेयर्स वगैरह होनी चाहिए कॉलेजेस के अंदर में। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर उस भाषा को एक बड़ा इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हो जाता है, ये हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ये देखिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। सवाल यहाँ पर यह है कि यहाँ पे कुछ भाषाएं दी गई हैं, तमिल, संस्कृत, मलयालम, उड़िया, कश्मीरी। बताओ इन चारों में से, सॉरी इन पांचों में से कितनी भाषाएं हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, केवल 4 भाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। कौन सी? तमिल भाई सबसे पहली भाषा है, उसके बाद संस्कृत को मिला, फिर मलयालम, उड़िया, कश्मीरी को अभी तक यहाँ पर कोई क्लासिकल लैंग्वेज का टैग नहीं मिला है। इंडिया के पास में ऑफिशियली 6 भाषाएं थी अभी तक, तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ध्यान रखना। तो अभी इसमें कुछ और भाषाएं ऐड हो चुकी हैं। तो जिसको लेकर मैंने आपसे यूपीएससी का ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछा था, याद आ रहा होगा स्टार्टिंग में, कि अगेन मराठी, बंगाली, आसमीज, प्राकृत, बताओ इन चारों में से कितनी भाषाएं हैं जिनको रिसेंटली हाल ही में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल 4, चारों की चारों भाषाएं हैं। ठीक है, और वैसे इसमें से 5वीं प्राकृत भी है, बस वो यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया, मतलब ऑप्शन में नहीं देखने को मिलेगी। चलिए एक सेकेंड को, अरे यार क्या हो गया। हाँ, अब दोस्तों यहाँ पर ये क्लियर हो गया आपको, आंसर नंबर डी इसका सही है, ये क्लियर हो गया। चलिए मैप के क्वेश्चन पर आते हैं। स्टार्टिंग में आपसे मैप का सवाल पूछा गया था और बोला गया था जाके मैप में फटाफट नेग्रो नदी को देखना होगा। चलिए आपको बताता हूँ नेग्रो नदी कहाँ पर है। नेग्रो नदी जो है ना, एक बहुत बड़ी ट्राइब्यूटरी है अमेजन नदी की। अमेजन रिवर तो साउथ अमेरिका में है, हाँ, तो नेग्रो नदी भी साउथ अमेरिका में है। तो साउथ अमेरिका में कहाँ पर है, आइए इस मैप को पर्टिकुलरली देखते हैं। ये हमारे साउथ अमेरिका का ऊपरी भाग वाला मैप आपको देखने को मिलेगा। यह है ब्राज़ील, यह है बोलीविया, उसके अलावा ऊपर कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, ये सब देश आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इक्वाडोर बगल में भी आपको नजर आएगा, पेरू भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो दोस्तों अमेजन नदी एक बहुत बड़ी साइज की यहाँ पे नदी आपको देखने को मिल जाती है, ये चल रही है अमेजन। और इस अमेजन नदी में यहाँ पर जो नेग्रो नदी है, क्योंकि नेग्रो नदी अमेजन की ट्राइब्यूटरी है भाई, अमेजन नदी ये चल तो रही है, बहुत बिगेस्ट नदी आपको देखने को मिलेगी, जिसका मेजोरिटी ऑफ पोर्शन ब्राज़ील में, क्योंकि ये पूरा देश आपको दिख रहा है ये पूरा ब्राज़ील ही है। तो ऊपर से एक नदी आती है छोटी सी, आप देख पाओगे, यह है नेग्रो नदी। नेग्रो नदी हमारे वेनेजुएला, कोलंबिया, ये दोनों हैं, इनके बॉर्डर के पास से आ रही है, इसको क्रॉस करते हुए फिर ब्राज़ील में एंटर करती है, और ब्राज़ील में एंटर करके ये आप देख पाएंगे आते आते अमेजन में मिल जाती है। यहाँ पर ये अमेजन में आकर मिल गई। तो ध्यान रखिए, नेग्रो नदी ऊपर से आ रही है और अमेजन में आकर मिल जाती है ब्राज़ील के अंदर में। तो इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है? ये हम लोगों ने देखा ऊपर कोलंबिया वाले पोर्शन से। कोलंबिया जो कि बेसिकली ये आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा, ब्राज़ील के ऊपर एक देश है। ठीक है, फिर उसके अलावा जो ये हमारी नदी है, ध्यान रखिए नेग्रो नदी 3 देशों से बहती है, कोलंबिया, वेनेजुएला और जाके ब्राज़ील में मिल जाती है अमेजन नदी के अंदर में। ये बेसिक फैक्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना 3 देश कौन कौन सा है, फिर से बोल रहा हूँ, इसको CVB कुछ भी करके याद रख लो यार। कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील, यहाँ पर ये 3 देश हैं जिसमें से ये नदी गुजरती है। उसके अलावा ये देखिए, ये आपको दिख रहा है साउथ अमेरिका का मैप, ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील के ऊपर कोलंबिया है, वेनेजुएला है। तो कोलंबिया और वेनेजुएला का बॉर्डर आप देख पाएंगे। तो ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये है जगह ब्राज़ील की, है ना। ये जो ब्राज़ील का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हम लोग, ये बेसिकली वेनेजुएला का हिस्सा है। ऊपर वेनेजुएला है, नीचे यहाँ पर आपका ब्राज़ील है। वेनेजुएला, ब्राज़ील का रोराइमा है। रोराइमा के साथ साथ यहाँ पर एक जगह और पड़ती है अमेजोनिया, रोराइमा, ये 2 इंपॉर्टेंट जगह हैं। इसके ऊपर यहाँ पर ये वेनेजुएला है, यहाँ पर कोलंबिया है। तो नदी ऐसे आती है और ब्राज़ील में एंटर करती है रोराइमा और अमेजोनिया के माध्यम से, और एंटर करके यहाँ पर अमेजन नदी गुजर रही है, उसमें आकर मिल जाती है। तो इन दो एरिया से भी यहाँ पर ब्राज़ील के अंदर में ये नदी गुजरती है, ध्यान रखिए। इस नदी का पानी आपको डार्क कलर का इस तरीके से नजर आएगा। पानी ज़्यादा यहाँ पर इसका सही नहीं है, डार्क कलर का पानी आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। इसके पीछे का यहाँ पर रीज़न यहाँ पे यह है क्योंकि
जो ऑर्गेनिक मैटर है इस नदी में वो हो चुका है डिकम्पोज, और इसमें बहुत सारा टैनिन, बहुत सारा ये जो टैनिन प्रेजेंट है, ऐसा यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो कुछ इस प्रकार से है। और ये जो नेग्रो नदी है, जिसको हम रियो नेग्रो के नाम से भी जानते हैं, एक बड़े सबसे लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर आपको देखने को मिल जाएगा हमारी वर्ल्ड के अंदर में, बड़े एरिया में यहाँ पर ये फैली हुई है। अब दोस्तों मैं इतना सब कुछ आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, तो क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखना। जैसे सवाल ये बन सकता है कि बताओ, यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग नेग्रो नदी। पहला, क्या नेग्रो नदी अमेजन नदी की ट्राइब्यूटरी है, जो बिल्कुल सही बात है, इसकी सहायक नदी है। दूसरा, जो नेग्रो नदी है ये ब्राज़ील के 2 स्टेट अमेजोनास और रोराइमा से गुजरती है, जो बिल्कुल सही बात है, अभी हमने मैप में देखा था। क्या ये नदी अपने डार्क कलर की वजह से जानी जाती है, क्योंकि इसमें टैनिन प्रेजेंट है, क्योंकि इसका जो वेजिटेशन है, जो हरियाली है वो खत्म हो गई है, उसकी वजह से टैनिन की वजह से इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया है, जी बिल्कुल सही बात है। चौथा, नेग्रो नदी सबसे लंबी नदी है ब्राज़ील की, नहीं, नेग्रो नदी अगर सबसे लंबी है तो अमेजन नदी कौन सी है फिर, अमेजन सबसे बड़ी सबसे लॉन्गेस्ट नदी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो चौथा वाला गलत है, बट पहले के 3 सही हैं, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का ये भी क्वेश्चन। तो आई होप दोस्तों डिस्कशन में मजा आया होगा। अपने फीडबैक वगैरह लिखिए, बताइए मजा आ रहा है इस लेक्चर में या नहीं, इस समय पर लेक्चर किस लेवल पर चल रहे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, एक सपोर्ट मिलता है। कमेंट जरूर करें, मेक श्योर करें वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।